नमस्कार बच्चों। आज अपन इस क्लास के अंदर पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले दो वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हेनबर्ग और स्टोहमैन। तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलो। तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल को समझने से पहले अब थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा दो वैज्ञानिकों के बारे में। एक का नाम है हेनबर्ग और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है स्टोमैन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। और बात कौन से साल की? 1865 की बात है। ठीक है। तो जर्मनी के अंदर जो है एक गांव है, उस गांव का नाम है विंडी। गांव है विंडी। और विंडी के अंदर एक प्रयोगशाला है। क्या है? एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला थी, है नहीं, प्रयोगशाला थी, क्योंकि ये बात पास्ट की हो गई। तो हेनबर्ग स्टोमैन जो वैज्ञानिक हैं ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और ये खोज जो मैं बता रहा हूँ ये 1865 में हुई। एक गांव का नाम है जिससे जर्मनी में गांव का नाम है, उसे विंडी बोलते हैं, ऐसे ही नाम होते हैं जर्मनी के। ठीक है। तो विंडी गांव है और विंडी गांव के अंदर एक प्रयोगशाला थी और उस प्रयोगशाला को विंडी लेबोरेटरी बोल सकते हैं या विंडी की प्रयोगशाला बोल सकते हैं। उस प्रयोगशाला में सबसे पहले इन वैज्ञानिकों ने जो भी फीड है, जो भी खाना है, उसका सबसे पहले पेरोक्सीमेट एनालिसिस किया। क्या किया? पेरोक्सीमेट एनालिसिस किया। पेरोक्सीमेट एनालिसिस किया। आखिर खाने में क्या क्या चीज पाई जाती हैं, ये सर्वप्रथम इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने बताया। कौन सा? हेनबर्ग नाम का वैज्ञानिक और स्टोमैन नाम का वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में जर्मनी के एक गांव, जिस गांव का नाम है विंडी गांव, उसके अंदर स्थित प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले भोजन में उपस्थित पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल के बारे में बताया, जिसे पेरोक्सीमेट एनालिसिस कहा जाता है। चूंकि इस गांव के अंदर ये जो है रिसर्च हुई तो इसको कई बार जो है और विंडी, इस गांव के मान और सम्मान में कई बार इसे विंडी एनालिसिस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेरोक्सीमेट एनालिसिस को विंडी एनालिसिस भी कहा जाता है। तो छोटी सी हिस्ट्री आपको समझना है। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि भोजन में कौन कौन से पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। भोजन में कौन कौन से पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल है किसी को नहीं पता था। सबसे पहले जर्मनी के दो वैज्ञानिक हेनबर्ग और स्टोमैन ने 1865 ईस्वी में जर्मनी के गांव विंडी की एक प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले पेरोक्सीमेट एनालिसिस किया। इसलिए इस एनालिसिस को पेरोक्सीमेट एनालिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरोक्सीमेट एनालिसिस को विंडी एनालिसिस भी कहा जाता है। और इसने कौन कौन से पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल बताए? भोजन में क्या क्या बताया? कि पहला पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल इसने बताया मॉइस्चर, नमी। यानी कि भोजन के अंदर क्या होती है? नमी, पानी जो है वो पहला, ये क्या है? पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल है। ध्यान से समझना, भोजन का पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल का मतलब भोजन मुख्यतः किसका बना होता है, कौन कौन से उसमें घटक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल उसने क्या बताया? मॉइस्चर, नमी बताई। दूसरा उसने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा, वो आगे अपन डिस्कशन करेंगे। एक CF जिसे क्रूड फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रूड फाइबर। दूसरा पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या बताया? क्रूड फाइबर। तीसरा पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल जो है उसने NFE बताया, जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। अगला उसने वसा के लिए पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल बताया EE, यानी कि इथर एक्सट्रैक्ट बताया। क्या बताया? इथर एक्सट्रैक्ट बताया। प्रोटीन के लिए क्या बताया उसने? CP, यानी कि क्रूड प्रोटीन को पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल बनाया। और लास्ट में क्या बचती है भोजन में? राख, जिसे S कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। हेनबर्ग और स्टोमैन से पहले किसी को
पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल के बारे में कुछ पता नहीं था और 1865 ईस्वी में जर्मनी के विंडी गांव में स्थित प्रयोगशाला में सबसे पहले पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल बताया, जिसे पेरोक्सीमेट एनालिसिस भी कहा जाता है। और उसके गांव के मान और सम्मान में कई बार पेरोक्सीमेट एनालिसिस को विंडी एनालिसिस भी कहा जाता है। कौन कौन से पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल बताए उसने? नमी बताई, मॉइस्चर बताया, क्रूड फाइबर बताया, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट बताया, इत्र एक्सट्रैक्ट बताया, क्रूड प्रोटीन बताई और एस यानी कि राख बताई। ये बात जो है स्टोमैन और हेनबर्ग ने बताया। ठीक है, इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसने किस तरह से अपना सिद्धांत दिया, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपने को ये चीज पढ़नी पड़ेगी कि इस पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल या इस पेरोक्सीमेट एनालिसिस का महत्व क्या है, कि आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जाए, क्यों उन लोगों ने खोज की, क्या महत्व है। तो अपने को पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल का महत्व पढ़ना पड़ेगा। फिर अपन देखेंगे कि हेनबर्ग और स्टोमैन ने कैसे फीड पर कार्य किया और कैसे कैसे कार्य करके ये सारे के सारे पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल बताए। ठीक है, तो सबसे अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल। पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल मैं आपको सविस्तार बताऊंगा, कोई नहीं बताता है सविस्तार, कोई नहीं बताता है, मैं ही बताऊंगा आपको। और कौन बताएगा? अब और कौन आने वाला है? सारी चीजें मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहला महत्व देखिए, आपको किसी भोजन का विवरण देना है, क्या विवरण दोगे? क्या विवरण दोगे? आपको कोई बोल दे कि चपाती बढ़िया है या सेव बढ़िया है, कैसे बताओगे आप? बताओ कैसे बताओगे? ऐसे तो नहीं बोल सकते, मैं बोल रहा हूं तू मान ले, ऐसा नहीं मानता साइंस में, ऐसा तेरे मानने से कुछ नहीं होता है। तो फिर अपने को किसके आधार पर विवरण देंगे? पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल के आधार पर हम बताएंगे कि इसमें ये इतनी मॉइस्चर है, इतना क्रूड प्रोटीन है, इतना क्रूड फाइबर है, इतना इसमें NF है, इतना इथरक स्टेट है, इतना इसमें राख है, ये इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा शरीर के लिए लाभकारी है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो आधार क्या लिया? आधार क्या लिया अपन ने? पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल। तो पहला क्या हो गया? पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया? किसी भी फीड का विवरण देने के लिए आपको पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ेगा। पहला महत्व समझ में आ गया। इसके आधार पर आप ये बता पाओगे कि कौन सा जो है वो लाभकारी होगा, या आप बता सकते हो कि किसी फीड के अंदर क्या क्या चीज पाई जाएंगी। पहला महत्व आपके समझ में आ गया। आपको किसी भी फीड का विवरण, आप कहीं पर भी देखो, गूगल पे देखो, सेव डालो, उसमें बताएंगे इतनी प्रोटीन, इतना खनिज लवण, फलाना ढिकड़ा, आपको बताएंगे, पूरा विवरण देते हैं। दूसरा, आपको कोई भोजन खरीदना है तो कैसे तो कॉस्ट निर्धारित करोगे और कैसे भोजन को खरीदोगे? तो कोई न कोई तो आधार होगा। मार्केट के अंदर आप खलचूरी ऐसे ही खरीद ले आते हो, 1000 रुपए दे दिए, वहां पर अगर पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल लिखा हुआ होता उनका खल का, कि उसमें कितना क्रूड प्रोटीन है, कितना क्रूड फाइबर है, कितना NF है, कितना मॉइस्चर है, तो आपके लिए वो फीड खरीदना आसान होता। आप आसानी से समझ जाते हैं कि ये फीड अपने जानवरों के लिए लाभकारी है या नहीं। अर्थात फीड को खरीदने के लिए, या आपको जानवर के लिए कोई राशन बनाना है, कोई भी राशन बनाना, लोग घर पे राशन बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग अनाज को मिला के, कुछ प्रोटीन सोर्स को मिला के, मिनरल मिक्सचर मिला के, उसके अंदर विटामिन मिला के खुद घर पे भोजन बनाते हैं, जिसे राशन बनाना बोलते हैं। तो राशन बनाने के लिए आपको इन पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। आप राशन बनाओगे तब आपको ये तो अंदाज रखना पड़ेगा ना, मैं इसमें इतनी प्रोटीन है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों चीज के लिए भी जो है पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल आवश्यक है। किसके लिए? फीड खरीदने व राशन बनाने के लिए, बनाने के लिए भी
आपको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल पर निर्भर रहना पड़ेगा। आपको मान लो कि कोई भी भोजन है, उसका विस्तृत एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस करना, भाई साहब हर चीज उसके बारे में मुझे जाननी है, तो उसका शुरुआती जो रिसर्च है वो पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल है। शुरुआत में आपको यही अंदाज लगाना पड़ेगा कि इसमें क्रूड फाइबर इतना होता है। फिर आप गहरे में चले जाइए कि क्रूड फाइबर में कौन सा क्रूड फाइबर है, सेलुलोज है, सेलुलोज को आप गहराई से जानने की कोशिश कर रही है, हेमी सेलुलोज है, उसको गहराई से जानने की कोशिश करिए। अर्थात किसी भी भोजन का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल उसका आधार होता है। किसी भी फीड का और विस्तृत और विश्लेषण करने के लिए पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंस अपने को पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल के याद रखने हैं। बहुत इजी है कि आपको किसी भी भोजन का विवरण देना हो तो आपको पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल उस भोजन का पता होगा, तभी आप उसका विवरण दे सकते हो। आपको मार्केट से कहीं पर भी कोई फीड खरीदना हो, घर पर कोई राशन बनाना हो, तब भी आपको पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ेगी। या किसी भोजन का आपको, किसी भी फीड का आपको विस्तृत विश्लेषण करना हो तो उसका बेसिस या आधार भाग जो है वो हमेशा क्या रहेगा? पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल होता है। ठीक है साहब, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हेनबर्ग और स्टोमैन ने कैसे क्या किया वो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। उसने क्या लिया? भोजन लिया। उसने क्या किया? भोजन लिया, और भोजन को सबसे पहले पूर्णतया सुखाया। ड्राइंग, सुखाना। भोजन को जितना सुखाना था, जितना क्या, भोजन के अंदर जितनी नमी थी वो सारी की सारी नमी बाहर निकाली। तो मैं भी देखो एरो से नमी को बाहर निकाल लेता हूं। ये लो मॉइस्चर हटा दिया मैंने। क्या हटा दिया? मॉइस्चर हटा दिया। सुखा के मैंने उस भोजन की पूरी नमी को हटा दी। ठीक है, तो जैसे नमी हटाओगे, नमी बाहर निकल जाएगी तो वेट लॉस होगा। और यही वेट लॉस जो है वो नमी हो गई। नमी कैसे निकालते हैं? आप एक भोजन लो और भोजन का वजन कर लो। उदाहरण के तौर पर 10 ग्राम आपने भोजन लिया। क्या लिया? भोजन लिया। फिर 10 ग्राम ले लिया आपने, कोई फीड सैंपल ले लिया 10 ग्राम। फिर एक उपकरण होता है जिसे हॉट एयर ओवन कहा जाता है। हॉट एयर कहा जाता, आगे आ जाएगा उपकरण। ये एक उपकरण होता है और इस उपकरण का काम ही क्या होता है? पानी को हटाना। 10 ग्राम भोजन लो, यानी कि फीड सैंपल लो 10 ग्राम, और उसको हॉट एयर ओवन में रख दो। कम से कम 24 घंटे के बाद में उसका वजन लो। इसका वजन मान लो कि घट के 2 ग्राम रह गया। घट के कितना रह गया? 2 ग्राम रह गया। तो 8 ग्राम किधर निकल गया? 8 ग्राम क्या बची? उसमें नमी हो गई। 8 ग्राम उसमें क्या हो गई? नमी हो गई। अर्थात वेट में जो लॉस हुआ वही आपकी नमी है। सीधी सी बात है। 10 ग्राम आपने फीड सैंपल लिया। ये क्या है? फीड सैंपल लिया। इसको सुखाने के लिए आपको एक उपकरण में रखना पड़ेगा। उपकरण का नाम है हॉट एयर ओवन। 24 घंटे रख लिया। ठीक है, टाइम की तरह आप ध्यान मत दो, एक समय के लिए आपने रख दिया। ठीक है, अब पूर्णतया सूख गया। अब उसको वापस निकालो और वापस उसका वजन करो तो वजन मिला 2 ग्राम। 10 ग्राम से वजन कितना रह गया? 2 ग्राम। कितने ग्राम वजन का लॉस हुआ? 8 ग्राम। 8 ग्राम किधर गया? ये निकल गई भाई साहब नमी। तो नमी को कैसे करेंगे? सुखाने के दौरान जो वेट में लॉस होता है, सुखाने के दौरान जो वेट में लॉस होता है वही नमी है। तो मैं लिख सकता हूं, उसको इंग्लिश में लिख दूं, और वेट लॉस मतलब वजन में कमी, वेट लॉस
डूरिंग ड्राइंग, सुखाते समय जो वजन का लॉस होगा वही आपकी क्या होगी, नमी होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। इधर 10 ग्राम में कितने ग्राम का लॉस हुआ, 8 का, तो 8/10 गुणा 100 करो तो 80% इसमें क्या आ गई, नमी आ गई। 80% क्या आ गई, इसमें नमी आ गई। इस तरह से नमी भोजन में निकाली जाती है। और ऐसे ही हेनबर्ग और स्टोमैन ने निकाली, क्योंकि उसने जो जैसे किया वैसे ही तो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो वेट के अंदर किसी फीड सैंपल को हॉट एयर ओवन में रखने के बाद में जितना वेट में लॉस होता है वही मॉइस्चर या नमी कहलाती है। वही क्या कहलाती है, मॉइस्चर या नमी कहलाती है। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। तो आपने क्या किया, नमी को निकाल लिया। अब नमी आप निकाल लोगे तो पीछे क्या बचेगा, सूखा पदार्थ। पीछे क्या बचेगा, शुष्क पदार्थ बचेगा। जब नमी पूरी भोजन के में से निकाल देते हैं तो पीछे क्या बचता है, शुष्क पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई मैटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्राई मैटर। और शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, डीएम लिखते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ड्राई मैटर को डीएम लिखते हैं। ड्राई मैटर को क्या लिखते हैं, डीएम से प्रदर्शित करते हैं। तो ड्राई मैटर क्या हो गया। अब ड्राई मैटर को मैं लिखना चाहूं तो मैं दूसरे कलर से लिख दूंगा कि शुष्क पदार्थ। आपसे कभी भी कोई पूछा जाए कि भाई साहब शुष्क पदार्थ क्या होता है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है कि फीड में से माइनस कर दो मॉइस्चर को, नमी हटा दो, तो जो बचा हुआ पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, शुष्क पदार्थ कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत आसान सी बात। पानी तक की सीमित हूं, जितना पानी निकल गया वो नमी है, और पानी पूरा निकाल देने के बाद बचा हुआ पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, ड्राई मैटर कहलाता है। अब देखो इस ड्राई मैटर की कहानी अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ड्राई मैटर को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। ड्राई मैटर को हेनबर्ग और स्टोमैन नाम के वैज्ञानिक ने 2 भागों में बांटा, तो ऑर्गेनिक मटेरियल में और एक इनऑर्गेनिक मटेरियल में। एक तो किस में बांटा, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ में। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब एक तो उसने डिवाइड कर दिया इससे कार्बनिक पदार्थ में, और दूसरा जो है उसको किस में, इनऑर्गेनिक मटेरियल नाम दिया। इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि इसे अपन क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। अब बताओ, सोच के देखो उसने इनको कैसे क्लासिफाइड किया होगा, कैसे अलग अलग किया होगा। दिमाग लगा के देखो। तो अगर दिमाग की बत्ती आपकी जली तो कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं, आग से जलाओगे तो ये जल जाते हैं। तो यहां पर उसने जलाने का कार्यक्रम किया। किसका काम किया, जलाने का, और राख में परिवर्तित करने का काम किया। जो राख में जल गए वो सारे ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, और जो नहीं जल पाए वो इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं। अब कैसे पता किया कि इस शुष्क पदार्थ में कौन सा कार्बनिक है और कौन सा अकार्बनिक है। इसके लिए उसने एक भट्टी काम में ली जिसे मफल फर्नेंस भट्टी कहा जाता है, जिसका तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें इस ड्राई मैटर को 2 घंटे के लिए रखा जाता है। 2 घंटे में जो जल चुका वह तो था कार्बनिक पदार्थ, उसका तो हो गया अपने को लॉस, और जो बच गया नहीं जल पाया वो है इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ को कैसे अपन क्या लिखेंगे, वेट लॉस होगा। किसके कारण वेट लॉस हुआ, ये कार्बनिक पदार्थ जो है उसका क्या हुआ, वेट लॉस हुआ। और वेट लॉस किसके कारण हुआ, जलने की वजह से। तो मैं लिख सकता हूं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, वेट लॉस ड्यू टू एसिंग। एसिंग का मतलब राख में कन्वर्ट करना या जलाना, ड्यू टू एसिंग। एसिंग का मतलब होता है किसी पदार्थ को जलाकर ऐस में कन्वर्ट कर देना, राख में कन्वर्ट कर देना। तो जलाने की वजह से जो वेट लॉस हुआ वो तो कार्बनिक पदार्थ था,
और जलाने के बाद में जो बच गया वो क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। वो क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ की तरफ आ जाते हैं। चलिए, अब अकार्बनिक पदार्थ को भी उसने डायरेक्ट खनिज लवण नहीं लिखा, इसको भी किसी अमल के साथ क्रिया करवाई, और वो अमल था कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अमल। जो भी उसको राख मिली, उसकी क्रिया उसने करवाई कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बॉईल किया। के साथ क्या किया? बॉईल किया, उबाला। किसको? राख को। तो उबाला तो उसको दो चीज मिली भाई साहब। क्या मिली? दो चीज मिली। क्या क्या मिली? एक तो राख का वह भाग जो अमल में घुल गया, एक वह भाग जो अमल में नहीं घुला। तो अब इसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक तो जो अमल में घुल गया उसको तो मैं क्या बोलूंगा? एसिड सोल्यूबल। क्या बोलेंगे? एसिड सोल्यूबल। और जो नहीं घुला उसको क्या बोलेंगे? एसिड इन सोल्यूबल राख। आगे राख को एस लिख देते हैं, इसको भी क्या लिख देते हैं? एस लिख देते हैं। और जो घुल गया उसके अंदर सारे के सारे आपके क्या थे? खनिज लवण थे। सारे के सारे क्या थे? खनिज लवण थे। और जो नहीं घुला वो मिट्टी थी। मिट्टी मतलब सिलिकॉन। एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन थी। मिट्टी जो थी वो नहीं घुली, वो आ गई एसिड इनसॉल्युबल एस के अंदर। फिर समझिए, जो भी राख मिली, राख को कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अमल के साथ बॉईल किया गया। तो राख का कुछ भाग जो घुल गया, उस भाग को तो अपन ने बोला कि अमल के साथ जो घुल गया वह तो खनिज लवण है भाई साहब। क्या है? खनिज लवण है। और जो नहीं घुला उसको बोलते हैं, क्या बच गया? मिट्टी बच गई। क्या बच गई? मिट्टी बच गई। तो इस प्रकार से अकार्बनिक पदार्थ को इसने डिवाइड किया, कन्वर्ट किया। अब अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मैटर। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल में कई तरह की चीजें थी जिसको विभिन्न प्रकार से उसने निकाला। उस निकालने की विधियों को अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन देखेंगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल में उसने क्या क्या बताया। तो अब आप बता दो, भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसमें कार्बन पाया जाता है? तो पहली चीज तो क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट को दो रूप में क्या किया? दो रूप में लिखा उसने। एक तो लिखा CF के रूप में, CF के रूप में, अर्थात CF में कौन सा है? अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। जितना भी अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट था उसको प्रदर्शित किया किससे? CF। CF का पूरा नाम होता है क्रूड फाइबर के रूप में प्रदर्शित किया। तो कार्बोहाइड्रेट, अघुलनशील क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। तो ऑर्गेनिक मैटर में जो अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट था उसको उसने प्रदर्शित किया क्रूड फाइबर से। किससे प्रदर्शित किया? क्रूड फाइबर से। आगे अपन सब विस्तार एक एक को पढ़ेंगे। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जल से शुरू करेंगे, मॉइस्चर से शुरू करेंगे, सारे पढ़ेंगे। अभी तो आप उसका एक बार प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होता क्या वो समझ लो। ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसमें कार्बन वाला पहला पदार्थ कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को दो रूप में प्रदर्शित किया। वह कार्बोहाइड्रेट जो किसी में घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, उसको उसने प्रदर्शित किया क्रूड फाइबर से। तथा वह कार्बोहाइड्रेट जो कि घुलनशील होता है उसको प्रदर्शित किया NFE, अर्थात नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। किससे प्रदर्शित किया? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट से प्रदर्शित किया। जिसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट आएगा? इसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करेंगे? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होगा? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को दो रूप में उसने प्रदर्शित किया। याद रखिए, कोई सा भी प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्यों ना हो, हमेशा कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में ही बांटता है।
एक तो कार्बोहाइड्रेट का वह भाग जो अघुलनशील होता है, उसको हमेशा CF से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि क्रूड फाइबर से प्रदर्शित किया जाता है। आपको भी जो है सामाजिक रूप से बातें सुनने को मिलती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है या पेट संबंधित कोई भी दिक्कत होता है तो डॉक्टर या सियाणे लोग यही बोलते हैं कि फाइबर ज़्यादा खाया कर। क्या ज़्यादा खाया कर? फाइबर। और अपन वहाँ नहीं समझ पाते कि ये फाइबर होता क्या है। तो अपन क्या सोचते हैं सामाजिक रूप से, जो करड़क चीज़ है वही फाइबर है। ऐसा नहीं है। जो अघुलनशील है, अघुलनशील होगा तो उसका पाचन नहीं होगा भाई साहब। अघुलनशील चीज का इतनी आसानी से पाचन नहीं होता सिंपल स्टोमक में, रूमिनेंट की कहानी अलग है। इसलिए क्या होता है कि क्रूड फाइबर जो है वो अघुलनशील होता है। बाकी बच गया वो कार्बोहाइड्रेट, सारा का सारा क्या होता है? घुलनशील होता है। और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट को प्रदर्शित किया उन्होंने NFE, नाइट्रोजन फ्री ऑक्सीडेट। ठीक है साहब। अब देखिए अगला प्रिंसिपल उसने बताया EE, जिसे ईथर ऑक्सीडेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईथर ऑक्सीडेट कहा जाता है। ये मैं सारी चीजें आपको आगे लिखाऊंगा कि ईथर ऑक्सीडेट का मापन किस में करते हैं, सॉक्सलेट ऑपरेटर्स है वो आगे देखेंगे। तो इसका पूरा नाम है ईथर ऑक्सीडेट था। ठीक है। इससे उसने किसका मापन किया? वसा का। भोजन के अंदर जो वसा पाई जाती है उसका मापन किया। किसका मापन किया? वसा का मापन किया। और ईथर ऑक्सीडेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो घटक है, ये वसा वाला जो घटक है, ये पेट्रोलियम ईथर में घुलनशील होता है। ये ई वाला जो भाग है, ई वाला जो भाग है, ये किस में घुलनशील होता है? यह पेट्रोलियम, यह पेट्रोलियम ईथर में घुलनशील है। क्या है? घुलनशील है। और लास्ट अपनी क्या चीज बच गई भोजन की? प्रोटीन को उसने प्रदर्शित किया सीपी को उसने बोला क्रूड प्रोटीन। अब क्रूड प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? ट्रू प्रोटीन होती है, वो होती है, वो सारी की सारी अपन आगे पढ़ेंगे। ये सारी बात 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक हेनबर्ग और स्टोमैन ने दुनिया के सामने रखी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज आपको शायद समझ में आ जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब इनको देखकर टोटल प्रिंसिपल मैं आपको पहले भी लिख चुका हूं, एक बार मैं फिर लिख देता हूं। अब इससे देख लो, आपने को याद है वैसे देख लो। अब टोटल प्रिंसिपल कितने हो गए? भोजन के कुल प्रिंसिपल, भोजन में कुल पेरोक्सिमेट प्रिंसिपल्स कितने हैं? काउंट करो भाई साहब, 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6 आएंगे। कौन कौन से है? तो पहला मॉइस्चर होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मॉइस्चर होगा। दूसरा कौन सा होगा? क्रूड फाइबर होगा। तीसरा कौन सा हुआ? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट हो गया। चौथा भाई साहब कौन सा हो गया? ईथर एक्सट्रैक्ट हो गया। पांचवा कौन सा हो गया? क्रूड प्रोटीन हो गया। और छठा जो राख थी जिसमें खनिज लवण थे, वो राख हो गई। वो क्या हो गई? राख हो गई। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब मैं 3 नंबर वाले को, इसका ऑर्डर मैं अलग से लिखता हूं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा उतार लिया कि थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करता हूं। पहले वाले को मैं मॉइस्चर लिखता हूं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट लिखाना है। मॉइस्चर के बाद में मैं क्रूड फाइबर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड फाइबर के बाद में मैं ईथर ऑक्सीडेट लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं क्रूड प्रोटीन लिख चुका, फिर मैं राख लिख दी, और लास्ट में NFE लिख दिया। इसकी वजह है, यहां पर एक प्रश्न आता है, उसको मुझे सोल्व करवाना है। देखिए यहां से लेकर 5 नंबर तक, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जितने प्रोक्सिमेंट प्रिंसिपल हैं, इनका वास्तविक कैलकुलेशन किया जाता है। वास्तविक कैलकुलेशन का मतलब होता है आपको कोई ना कोई उपकरण काम में लेना पड़ेगा और रियल एस्टिमेशन किया जाता है।
और छठा जो होता है उसका रियल एस्टिमेशन नहीं किया जाता। जब आपने 5 निकाल लिए तो समीकरण में गुणा भाग करके गणना करके एनएफई को निकाला जाता है। तो समझ में आया कि ये पांचों 1 से 5 तक है, इनका आपको वास्तविक का मतलब इनके लिए जो उपकरण चाहिए वो उपकरण आपको काम में लेना पड़ेगा, हर एक की अलग अलग वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो इनका वास्तविक मापन किया जाता है। जबकि आपका कौन सा बच गया, एनएफई। याद रखिए इसके लिए आपको कोई उपकरण की जरूरत नहीं है भाई साहब, गणना के आधार पर अभी थोड़ी देर में बता देंगे आपको, गणना के आधार पर मापन किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और पूछ लिया आप जवाब नहीं दे पाओगे तो शर्म की बात हो जाएंगी। प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल है जिसका मापन सिर्फ गणना के आधार पर किया जाता है, तब आपका आंसर आएगा एनएफई। और बाकी 5 जो आपके अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल है उनका सबका जो है वास्तविक मापन किया जाता है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्रश्न आता है तो दुनिया के लिए हार्ड हो सकता है, आपके लिए वो मजाक हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब भोजन पे आते हैं, फीड पे आते हैं। थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको। देखो, एक दिमाग में सेट रख लो, भोजन का आपको कुछ भी करना है, चाहे भोजन के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल करना हो, भोजन से आपको राशन बनाना हो, या भोजन के बारे में कहीं पर भी आपको बात करनी हो, नमी को कभी कंसिडर मत करो। पानी को क्या कंसिडर करना, कहीं पानी कम है तो बाहर से पी लेंगे, और भोजन में ज्यादा होगा तो अपन बाहर से कम पी लेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं उसमें नमी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, नमी को आधार ही नहीं माना जाता, नमी पानी को सिर्फ पानी ही माना जाता है। इसलिए जितने भी गणना होते हैं, जितने भी एस्टिमेशन होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर की जाती हैं, आपके शुष्क पदार्थ के आधार पर की जाती है। इधर है क्या, पानी तो है, माल तो सारा इधर पड़ा है भाई, सारा माल तो ड्राई मैटर में पड़ा हुआ है, इसको लेके क्यों चले अपन, क्यों वजन लेके चले। तो याद रखिए, न्यूट्रिशन में जितनी भी आप एस्टिमेशन या कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा ड्राई मैटर के आधार पर की जाती है। मैं लिखवा दूंगा, न्यूट्रिशन ही लिखता हूं सीधा, न्यूट्रिशन मान लो या भोजन में सारी कैलकुलेशन या एस्टिमेशन, कैलकुलेशन हो या एस्टिमेशन, हमेशा डीएम, जिससे बोला जाता है ड्राई मैटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क पदार्थ के आधार पर की जाती है, के आधार पर की जाती है। ये खोपड़ी के अंदर बैठा लो कि जब भी न्यूट्रिशन में मैं कोई काम करूंगा, मैं भोजन में नमी कितनी है मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्राई मैटर के आधार पर हर चीज का मापन करूंगा। तो अब अपन भी नमी हटा देते, अपन ने नमी हटा दिया, फिर पीछे माल क्या बच गया, ड्राई मैटर। पीछे क्या माल बच गया, ड्राई मैटर। क्या बच गया, ड्राई मैटर। अब ड्राई मैटर को मैं पूरा क्या मान लूंगा, 100% मान लूंगा। भाई जब नमी हटा दिया तो आपके पास सूखा बचा और नमी को भूल जाओ। अब पीछे अपन नमी को भूल गए तो सोरा पूरा का पूरा 100% अपन किसको मान के चलेंगे, ड्राई मैटर को। तो एक समीकरण दी जाती है, एक समीकरण क्या दी जाती है कि 100% बराबर, खाने में 100% क्या चीज होती है, नमी को काउंट नहीं करना। नमी को काउंट नहीं करोगे तो 100% में सारी चीज क्या करेंगे, ड्राई मैटर वाले सारे भाग लिख दो, याद करो। इसको भूल गए तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, एक चीज ये है, और ऑर्गेनिक में क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन सबको जोड़ दो, वो 100% हो जाएगा। तो एक समीकरण बनाता हूं, देखो आपको अगर याद नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लो। तो 100% में क्या क्या होगा, क्रूड फाइबर होगा, एनएफई होगा भाई साहब, क्या होगा, ईथर एक्सट्रेट होगा,
परसेंटेज लगाते चलो सबके, क्रूड फाइबर परसेंटेज होगा कितना, क्रूड फाइबर परसेंटेज NFE परसेंटेज, फिर क्या होगा ईथर ऑक्साइड परसेंटेज, फिर क्या है क्रूड प्रोटीन परसेंटेज, और फिर राख का परसेंटेज। इनको सबको जोड़ दोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, ड्राई मैटर हो जाएगा। ये 100% का मतलब ही होता है ड्राई मैटर के आधार पर। ठीक है, ये बात पकड़ना बहुत जरूरी है, ये बात पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ कहीं पर भी आप देखो मैं नमी का जिक्र ही नहीं कर रहा, कहीं मॉइस्चर नाम लिखा हुआ मिल रहा है या हिंदी में कहीं नमी लिखी हुई मिल रही है, नहीं, मैंने नमी को कंसिडर नहीं किया। क्या करना, माल देखेंगे ना यार, पानी को क्यों देखेंगे, पानी का क्या कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो 100% हो गया। इसका भी वास्तविक मापन होगा, इथर एक्सट्रेट का भी वास्तविक मापन होगा, क्रूड प्रोटीन का भी वास्तविक मापन होगा, और राख का भी वास्तविक मापन होगा। एक चीज का वास्तविक मापन नहीं होगा, वो है NFE। जब इतनी सारी चीज पता है तो गणना कर लो ना भाई साहब, NFE बराबर देखो ऐसे निकाल लेंगे, 100 में से माइनस कर दो, किस किस को कर दो, क्रूड परसेंटेज कितना है वो देख लो, इथर प्लस इथर परसेंटेज कितना है वो देख लो, उसको जोड़ दो, क्रूड प्रोटीन परसेंटेज कितना है उसको जोड़ दो, और राख परसेंटेज कितना है उसको जोड़ दो, और 100 में से माइनस कर दो, आपका NFE परसेंटेज आ जाएगा। ये लो, ये क्या हो गई, अब की बार ये क्या है, गणना है, या क्या हो गई, गणना है, ये क्या हो गई, गणना। वो इसी गणना की बात कर रहा था। ठीक है, तो NFE का मापन हमेशा गणना के आधार पर किया जाता है, और जितने भी सब हैं, चाहे ये आपका क्रूड फाइबर हो, इथर ऑक्साइड हो, क्रूड प्रोटीन हो या राख हो, इसमें प्रयोगशाला में वास्तविक रूप से आपको उपकरण काम में लेने पड़ेंगे, वास्तविक रूप से आपको केमिकल काम में लेने पड़ेंगे, वास्तविक रूप से आपको काम करना पड़ेगा, और वास्तविक ही आपको मापन करना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें निकाल लोगे, उन सब को जोड़ दो और 100 में से माइनस कर दो, जो बच गया वो NFE कहलाता है। यही तो गणना के आधार पर मापन होता है। ठीक है साहब, अब पढ़ते हैं प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल में सबसे पहले वाटर या मॉइस्चर, एक एक करके अपन पढ़ते हैं। ये बात, इतनी बात जो है वो हैनबर्ग और स्टोमैन नाम के वैज्ञानिक ने बता दी। फिर वैज्ञानिक आते गए, कुछ नॉलेज जुड़ते गए, कुछ न्यूट्रिशन वालों ने कोशिश की, तो उपयोगिता के आधार पर सबसे पहले नमी को अपन पढ़ते हैं, मॉइस्चर को पढ़ेंगे। भोजन में मॉइस्चर, जिसे नमी भी बोल देते हैं, पानी बोल दो, मर्जी हो तो अंग्रेजी में वाटर लिख दो, ये सब चीजें एक ही है। ठीक है, समझदार लोगों को इशारा ही काफी है। ठीक है साहब, अब देखिए, आपको पता है कि जंतु का ऊतक हो चाहे पादप का ऊतक हो, सबके लिए पानी एक महत्वपूर्ण घटक है। पानी एक क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जल जंतु व पादप ऊतकों के लिए महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है भाई साहब, भोजन में पानी या नमी निकालोगे कैसे, पानी या नमी कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि भोजन लो और भोजन में से ड्राई मैटर परसेंटेज जितना भी है उसको माइनस कर दो, या 100% करके कर दो, या ऐसे मैं लिख देता हूं कि ड्राई मैटर बराबर, मैं नमी को कर देता हूं, नमी बराबर भोजन माइनस शुष्क पदार्थ। ठीक है, ये समीकरण के माध्यम से आप किसी भी भोजन के अंदर जो है नमी की मात्रा को ज्ञात कर सकते हो। या इसको अपन कैसे लिखते हैं, शुष्क पदार्थ बराबर, समीकरण को आगे बढ़ाएं तो शुष्क पदार्थ बराबर, यानी कि ड्राई मैटर बराबर क्या हो जाएगा, भोजन माइनस नमी। यही समीकरण को आगे पीछे करना है, इसमें कोई दम नहीं है, सबको पता रहता है। उपकरण में कौन से उपकरण में मापन करोगे, तो उपकरण का नाम है हॉट एयर ओवन।
हॉट एयर ओवन। आपको पूछा जाए कि जल का मापन कौन से उपकरण में किया जाता है, हॉट एयर ओवन में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न यह आता है कि कौन कौन से भोजन में कितना कितना नमी या पानी होता है, उस चीज को अपन आगे पढ़ते हैं। इधर लिखता हूं फीड, मैं भोजन लूंगा और उसमें परसेंटेज मॉइस्चर मैं आपके सामने लिखूंगा। ये याद करने हैं, न्यूट्रिशन में डाटा बहुत आते हैं, डाटा आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहला मैं भोजन लेता हूं वो है लीफी सुकुलेंट, लीफी सुकुलेंट यानी कि पत्तीदार रसीला चारा, रसीला चारा। और इसमें कभी भी आपको नमी पूछी जाए तो 80% करना है। कितनी करनी है? 80% करना है। आपको पूछा जाए ग्रीन ग्रासेज, ग्रीन ग्रासेज में नमी पूछी जाए, हरी घास में, किसमें? हरी घास में नमी पूछी जाए तो आपका हमेशा आंसर जाना चाहिए कितना? 75%। ठीक। आपको पूछा जाए कि हे के अंदर नमी कितनी होती है तो आपका आंसर जाएगा 12 से 14%। ठीक। आपको पूछा जाए साइलेज खाने में नमी कितनी होती है तो आपका आंसर जाएगा 60 से 70%। ठीक। अगर आपको पूछा जाता है कि कंसंट्रेट यानी कि बांट के अंदर, कंसंट्रेट बांट के अंदर नमी की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं? बांट। तो बांट के अंदर नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10%। बांट में हो सकता है अनाज हो सकता है बाण हो, ठीक है, अनाज हो सकता है, चोकर हो सकता है, कोई सा भी हो, आपको हमेशा आंसर क्या करना है? 10% करना है। ठीक है साहब, आगे देखिए। बांट के बाद में आपका आता है एक प्रश्न तूड़ी, जिसको स्ट्रा बोलते हैं, सूखा चारा बोलते हैं। अगर स्ट्रा आ जाए तो उसमें भी नमी 10% ही होती है। और आपसे पूछा जाए कि एयर ड्राइड कोई फीड हो जिसे हवा से सुखा लिया गया हो तो उसमें भी नमी 10% होती है। तो ये भोजन में नमी है जो महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है साहब। तो लीफी सुकुलेंट 80%, ग्रीन ग्रासेज 75%, हे 12 से 14% और सालेज 60 से 70%। और आपका कंसंट्रेट में अनाज हो सकता है, चोकर हो सकता है, उसमें भी 10%। देखो इसमें 10% है, इसमें 10% है, लास्ट वाले कितना भी हो, स्ट्रा, तूड़ी, भूसा जिसको बोलते हैं, या एयर ड्राइड कोई भी भोजन हो, उसमें सब में नमी 10% पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है कि भोजन में नमी का महत्व है। नमी का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है वो अपन देखते हैं। महत्व है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉइस्चर। सबसे पहले जैसे जैसे भोजन हो या चारा हो या पादप हो, नमी की मात्रा बदलती रहती है, उसका पेरोक्सीमेट कंपोजिशन बदलता रहेगा। अब याद करो, दो चीज आपके सामने लिख रहा हूं, एक तो ग्रीन, हरा घास ही लिख देता हूं, उसमें नमी कितनी है? 75%। और एक आपके सामने तूड़ी लिखता हूं जिसे भूसा बोलते हैं, उसमें नमी कितनी है? 10%। अर्थात भोजन में नमी बदलने की वजह से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ही बदल जाएंगे भाई साहब। इनके अंदर जो है आपका कार्बोहाइड्रेट भी बदल जाएगा, प्रोटीन परसेंटेज भी बदल जाएगा, इतर एक्सट्रेट भी बदल जाएगा, आपका राक परसेंटेज भी बदल जाएगा। इन दोनों के अंदर अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब है नमी बदलने के साथ साथ पेरोक्सीमेट
कंपोजिशन, मतलब प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल आपके जितने भी हैं, जल से लेकर जितने भी छह हैं, उनका प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हर आदमी को भोजन की, आप कोई भी भोजन या कोई भी चीज खरीदो या कोई चीज बेचो, वहां नमी लिखना नितांत आवश्यक है। चाहे आप भोजन खरीदो तो आपको नमी का नॉलेज होना जरूरी है, आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचो तो उस पर नमी लिखा हुआ होना जरूरी है। तो मैं लिख सकता हूं कि नमी की मात्रा बदलने पर भोजन का पेरोक्सिमेट कंपोजिशन बदल जाता है। अतः हर फीड पर नमी की प्रतिशत मात्रा लिखना आवश्यक है। ये भैया लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आदमी आइडिया लगाएगा कि उसमें ड्राई मैटर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है साहब, ठीक है। अगला देखिए, नमी के आधार पर ही प्रत्येक फीड की कॉस्ट पर यूनिट वेट ज्ञात की जाती है कि 1 किलो फीड पर कितना खर्चा आया। जब नमी पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, इसलिए नमी यहां पर भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो किसी भी भोजन का, किसी भी फीड का कॉस्ट पर यूनिट वेट ज्ञात करने में नमी आवश्यक है। ठीक है भाई साहब। तीसरा देखिए, जब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फीड पढ़ेंगे तब अपन चारे को 2 भागों में बांटेंगे। एक रसीला चारा और एक गैर रसीला चारा, और उसका आधार होगा नमी, जिसको मैं बोल सकता हूं एक सूखा चारा और एक हरा चारा। उनका आधार भी नमी होगा। जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब 80%, 60 से 90 की रेंज है, जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा होगी वो हरा चारा होगा, और जिसमें नमी की मात्रा कम होगी 10% के आसपास, जैसे तूड़ी है, उसको सूखे चारे में लिखा जाता है। अगला महत्व क्या हो गया कि नमी के आधार पर ही रसीला, यानी कि जिसे सुकुलेंट, यानी कि हरा चारा ही बोल सकते हैं, सुकुलेंट, व गैर रसीला मतलब नॉन सुकुलेंट, यानी कि सूखा, में चारे को विभाजित किया जाता है। तो नमी का ही आधार है, जिसके आधार पर आपने बताया कि ये सूखा है और ये क्या है, हरा है। ठीक, आगे देखो महत्व है। अगर आपको किसी चारे को या जानवरों के किसी भी भोजन को या इंसान का भी भोजन क्यों ना हो, उसको लंबे समय तक स्टोरेज करना है, लंबे समय तक उसका भंडारण करना है, तो वहां नमी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जिन भोजनों को लंबे समय तक आपको भंडारण करना है उसमें नमी की मात्रा 11% से अधिक हो, तो उन भोजन के अंदर फफूंद का लगना
फंफूद का लगना आवश्यक होगा, फंफूद उसमें जरूर लगेगी। अतः आपको किसी भी भोजन को लंबे समय तक संग्रहित करना है तो बोला जाता है कि 10% या 10% से तो कितनी भी कमी कर दो, जीरो भी कर दो, 10% से कम नमी होनी चाहिए अगर लंबा भंडारण करना है, लंबे समय तक स्टोरेज करना है। तो अगला लिख सकते हैं कि भोजन के भंडारण में, भंडारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोरेज, क्या बोलते हैं, स्टोरेज में नमी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, भंडारण के समय अगर नमी की मात्रा 11% से अधिक हो तो उस चारे में फंफूद लग जाती है, और फंफूद लग जाएगी तो वह चारा जानवरों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको नमी कम से कम रखनी चाहिए। ठीक, और देखो एक फायदा और देखो, देखिए भाई साहब, हे में नमी कितना होती है, 12 से 14%। अगर हे को लंबे समय तक संरक्षित करना है तो नमी आपको कम से कम रखनी है, 12 से 14% के मध्य रखनी है। और इसमें अगर नमी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हे की क्वालिटी खराब हो जाती है। सेम ही साइलेज के लिए भी है। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 60 से 70%। और इससे अधिक नमी हुई तो साइलेज में बदबू आने लगती है। अर्थात नमी का रोल देखो, नमी है और साइलेज की क्वालिटी का निर्धारण करती है। ठीक है, तो क्या होती है कि नमी है व साइलेज की क्वालिटी का भी निर्धारण करती है। तो ये बात तो ठीक है, नमी को अपन फीड फॉर्मुलेशन में काउंट नहीं करते, लेकिन नमी जाने बिना आप नमी को बिल्कुल ऐसा छोड़ दो कि भैया पता ही नहीं लगाना कितना % है, तो देख लो आपको क्या क्या लॉस हो सकता है। ये बातें उसने बताई। ठीक है, तो ये पहला घटक आपका आ गया, वो है क्या है, नमी है। पहला घटक कौन सा आ गया, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल कौन सा आ गया, आपकी नमी है। अब अगला अपन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट पे चलते। तो कार्बोहाइड्रेट का पहले मैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता देता हूं। मैं बता चुका हूं कार्बोहाइड्रेट को अपन ने 2 भागों में बांट लिया है। एक तो अघुलनशील भाग, उसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, अघुलनशील भाग, जिसे क्या बोलते हैं, क्रूड फाइबर। किससे प्रदर्शित किया जाता है, CF, यानी कि क्रूड फाइबर, और हिंदी में उसको बोलते हैं कच्चा रेशा। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या, ये क्रूड फाइबर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अघुलनशील भाग है। कैसा भाग है, अघुलनशील भाग है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब पूरा कंसंट्रेशन और पूरी फोकस क्रूड फाइबर पढ़ते हैं। तो आपने न्यूट्रिशन तो पढ़ी होगी, अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मैं बता देता हूं। क्रूड फाइबर के आधार पर ही भोजन को 2 भागों में बांटा जाता है, रफेज और कंसंट्रेट में। पहला रोल तो समझ में आ गया, क्रूड फाइबर के आधार पर ही, क्या है, क्रूड फाइबर CF के आधार पर ही, पहला मैं तो समझ में आ गया, CF के
आधार पर ही दोबारा भी आएगा ये, आधार पर ही भोजन को रफेज यानी कि चारा, रफेज का मतलब क्या होता है, रफेज यानी कि चारा, व कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब होता है बांट, बांट में और विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और याद करो जिन्होंने डिग्री कर ली है, जिस खाने में क्रूड फाइबर की प्रतिशत मात्रा 18% से ज्यादा हो उसे क्या बोलते थे, रफेज। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा एग्जाम में। और जिसमें क्रूड फाइबर की वैल्यू 18% से कम हो तो उसे अपन क्या बोलते थे, कंसंट्रेट, या बोलेंगे आगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बोलेंगे, जिसे बांट कहा जाता है। और ये वैल्यू किसी न किसी साल पूछी जाती हैं, इस वैल्यू को आप जरूर याद रखिए। क्रूड फाइबर का मान अगर 18% से ज़्यादा हो, रफेज और कम हो तो उसे कंसंट्रेट कहा जाता है। ठीक है साहब। अब एक चीज और आता है कि आखिर क्रूड फाइबर में कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो याद रखिए इसमें कौन कौन सा होता है, एक तो सेलुलोज, एक होता है इसमें हेमी सेलुलोज, और एक क्या चीज पाई जाती है इसमें, लिग्निन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिग्निन पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट को आप भाई साहब क्रूड फाइबर में इंक्लूड करोगे, तो आप तुरंत जवाब दोगे साहब सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन को जो है क्या कहा जाता है, क्रूड फाइबर कहा जाता है। प्लस का निशान है तीनों को मिला के, ये सब में प्लस का निशान है, ये प्लस इसको भी जोड़ना है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस का निशान है। अर्थात इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्रूड फाइबर कहा जाता है। ठीक है साहब। अब देखो यहां देखो, यहां से बहुत आइडिया आएंगे आपको। सेलुलोज रुमिनेंट्स के बढ़िया है, किण्वन की प्रक्रिया से पाचन कर लेंगे। हेमिसेलुलोज उसका भी पाचन कर लेंगी। इसमें घटिया भाग जो है वो है लिग्निन। क्रूड फाइबर का सबसे घटिया भाग कौन सा है, लिग्निन। इसलिए क्रूड फाइबर में जितना ज्यादा लिग्निन होगा वह चारा, वह भोजन उतना ही ज्यादा घटिया होगा। क्यों? क्योंकि एक तो लिग्निन का पाचन नहीं होता और जितने भी बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं इनके साथ जुड़ और जाता है, इनकी पाचकता को और क्या कर देगा, कम कर देगा। आप समझ में आना कि इसमें घटिया भाग कौन सा है। मैं अगली पे लेता हूं कि लिग्निन भोजन का घटिया घटक है। घटिया मैंने शब्द ही यूज किया, घटिया घटक है। अर्थात जिस भोजन में जितना मैं ऐसे एरो के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि किसी भोजन में लिग्निन की मात्रा, एरो ऊपर का मतलब बढ़ता जाएगा, वो घटियापन, क्वालिटी, उसको बोलते हैं भोजन की क्वालिटी घटती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो भाई साहब ऐसा है क्या लिग्निन में? तो लिग्निन का इसकी वजह है, एक तो लिग्निन खुद जो है उसका पाचन नहीं होता, नॉन डाइजेस्टिबल मटेरियल है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण बताऊं। पहला कारण तो क्या निकला, लिग्निन अपचित घटक है, अपचित घटक है। अब जब इसका पाचन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। दूसरे जो बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कौन कौन से थे, लिग्निन के साथ में कौन कौन से थे, इनका भी पाचन नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा, लिग्निन सेलुलोज के साथ जुड़कर लिग्नोसेलुलोज बना लेगा और हेमिसेलुलोज के साथ में जुड़कर लिग्नोहेमिसेलुलोज बना लेगा। और लिग्नोसेलुलोज और लिग्नोहेमिसेलुलोज का पाचन नहीं होता, वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो लिग्निन मल के माध्यम से बाहर निकल गई, बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन अपने साथ किसको ले गई, सेलुलोज को भी मल के माध्यम से बाहर ले गई, हेमिसेलुलोज को भी मल के माध्यम से बाहर ले गई। तो ना सेलुलोज का पाचन हुआ, ना हेमिसेलुलोज का पाचन रहा। तो अब ये भोजन बढ़िया है क्या?
बढ़िया है क्या। सेलुलोज हेमी सेलुलोज के लिए तो अपन चारा खिला रहे थे, तूड़ी खिला रहे थे उसको, और उसको लिग्निन लेके भाग रही है, पेट से बाहर लेके जा रही है, गोबर में लेके जा रही है। अब क्या हुआ, खाना घटिया हो गया। तो क्या होता है, दूसरी वजह क्या है कि लिग्निन लिग्निन सेलुलोज हेमीसेलुलोज के साथ जुड़कर उनका पाचन भी कम कर देती। ये लो भाई साहब, तो एक आइडिया आपके दिमाग में आ गया न्यूट्रिशन में कि जितनी ज्यादा लिग्निन होगी किसी चारे में, मैं खुद बोल दूंगा कि चारा उतना ही ज्यादा घटिया है। ठीक, कितना है, उतना ही ज्यादा घटिया है। अब आपसे पूछा जाए कि जो पादप के अंग होते हैं, पादप के अंग कौन सी, जड़ होगा, तना होगा, पत्तियां होंगी। जड़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो ठूंठ अंदर जमीन में रह जाते हैं। जानवर को जड़ थोड़ी खोद के खिलाते हो। तो अपनी तो कहानी किस पे चलती है, पत्तियों और तने में। आपसे पूछा जाए कि लिग्निन पादप के कौन से अंग में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पादप का जो काष्ठीय भाग होता है, जहां कास्ट वुड लकड़ी ज्यादा पाई जाती है, उस भाग में लिग्निन ज्यादा पाया जाता है। और ऐसी कास्ट जो लुगदी जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तन्ने में पाई जाती है। तो जिन भी फसलों के तन्ने का उपयोग आप चारे के रूप में कर रहे हो, वो चारा घटिया माना जाएगा। आप दिमाग लगाओ, पत्तियां अच्छी क्यों हैं और पादप का तन्ना घटिया क्यों है? क्योंकि पादप के तन्ने वाले भाग के अंदर लिग्निन की मात्रा ज्यादा होगी, और लिग्निन क्या कर देगी, उस भोजन की पाचकता और पोषकता क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, तो एक पॉइंट और याद रखना आपको कि लिग्निन पादप के काष्ठीय भाग में अधिक पाई जाती है। और ऐसे काष्ठीय भाग का मैंने एक उदाहरण लिख दिया, कौन सा, तन्ना। तो जिन पशुओं को किसी पादप का तना खिलाओगे, वो खाना हमेशा क्या गिना जाता है, घटिया गिना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पहला भाग है, क्रूड फाइबर। ठीक है साहब, ठीक है। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के दूसरे भाग, यानी कि तीसरा प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल अपना कौन सा है, NFE। तीसरा कौन सा है, NFE, जिसे प्रदर्शित करेंगे नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। अब आपको बिल्कुल आइडिया आ गया, ये कार्बोहाइड्रेट का कैसा भाग है, ये है कार्बोहाइड्रेट का कैसा है, घुलनशील भाग है, कौन सा भाग है, घुलनशील भाग है। तो भैया इसके अंदर क्या क्या काउंट करोगे, इसके अंदर आप पेंटोज शुगर क्या होती हैं, अपन आगे जब भोजन के पोषक तत्व पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे। जो शर्करा 5 कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है, उस शर्करा को पेंटोज शुगर कहा जाता है। और क्या होगा इसमें, हेक्सोज शुगर, और क्या होगी, हेक्सोज शुगर। ये पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर, पेंटोज में कार्बन कितने होते हैं, 5 कार्बन, इसमें कार्बन कितने होंगे, 6 कार्बन, और दोनों की दोनों मोनोसेकेराइड है। आज नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लो, भोजन के पोषक तत्व आएंगे तब अपन फिर एक बार सविस्तार से कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेंटोज भी किसका भाग है, NFE, हेक्सोज भी NFE, ये दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड। आगे डाइसेकेराइड शर्करा, डाइसेकेराइड याद करो, थोड़ी बहुत तो बचपन में पढ़ी होंगी डाइसेकेराइड, जिसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो नाम सुना होगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तो सुना होगा बचपन में, इतनी बड़ी मूर्खता तो आपने की नहीं होगी। सुक्रोज पढ़ा होगा। सुक्रोज किसका बना होता है, डाई का मतलब 2 होंगे, एक भाग इसमें ग्लूकोज होगा और दूसरा भाग इसमें क्या होगा,
फ्रुक्टोज होता है। लैक्टोज को इसको बोलते हैं गन्ने की शर्करा, क्या बोलते हैं? गन्ने की शर्करा। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? गन्ने की शर्करा या केन शुगर। ये चीजें बचपन की याद की भी होनी चाहिए, अब तक नहीं की तो आज कर लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा भी। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा। क्या बोलते हैं? दूध की शर्करा। और लैक्टोज किसका बना होता है? लैक्टोज किसका बना होता है? एक ग्लूकोज और एक आपका इसमें होता है ग्लैक्टोज। ठीक है, डाई में 2 सेकेंड। एक आपकी बच गई माल्टोज, और इसे कहा जाता है माल्टा शुगर। क्या कहा जाता है? माल्टा शुगर। और इसमें दोनों अणुओं में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाए जाते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? ग्लूकोज पाए जाते हैं। दोनों के दोनों क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड भी आ गई। ये दोनों के दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड। ये दोनों की दोनों क्या है? दोनों की दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के बाद में कौन सी होती है? डाइसेकेराइड, वो भी एनएफी में आएगी। और लास्ट वाली कौन सी बचती है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। और चलो थोड़ा धीरे लिख देते हैं। तीसरी कौन सी है? पॉलीसेकेराइड। और इसका उदाहरण लिखूंगा स्टार्च। स्टार्च क्या है? पादपों का संग्रहित भोजन। पादपों का संग्रहित भोजन किसको बोला जाता है? मुख्यतः स्टार्च को बोला जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों को मिला दिया जाए, इन सारी चीजों को मिला दिया जाए, तब जाके आपका NFE बनता है। ये क्या बनता है? NFE। और ये कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? घुलनशील भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? घुलनशील भाग होता है। ठीक है साहब, इन दोनों को क्या गिना जाता है? सिंपल शुगर। ये दोनों क्या होती हैं? सिंपल शुगर होती है। तो याद रखिए, सिंपल शुगर जो है वो पानी में घुलनशील भी आसानी से हो जाती हैं, और इनका पाचन भी क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। ये चीज लिखाऊंगा नहीं। स्टार्च और डेक्स्ट्रिन पाचन होकर अंतिम उत्पाद क्या बनाती हैं? ग्लूकोज। ये बचपन की चीजें हैं, ये लिखे अपने को लिखाने में भी शर्म आती है, लिखने वाले को भी शर्म आती है, क्योंकि अभी इस उम्र तक ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल होता है उसमें पाचन होकर अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी। अब इन घटकों का पाचन अपन तब पढ़ेंगे जब भोजन के घटक अपन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी वहां पर बताऊंगा, वसा का पाचन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो अपन सिर्फ प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो ये NFE के बारे में जानकारी थी, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला जो घटक है वो है इथर ऑक्सट्रेट। 4 नंबर का प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल क्या है? EE। क्या है? EE, जिसे इथर ऑक्सट्रेट कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, इथर ऑक्सट्रेट कहा जाता है। कौन से उपकरण से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से उपकरण से जो है इसका मापन किया जाता है, तो उपकरण का नाम याद रख लो, सॉकलेट उपकरण। सॉकलेट क्या है? एक आदमी का नाम है, उसने सर्वप्रथम उपकरण बनाया, तो सॉकलेट अपरेटस कहा जाता है। ठीक है साहब, और सॉकलेट अपरेटर में आपको पूछा जाए कि कितने घंटे तक उसको रखा जाता है, तो घंटा कई बार पूछ लेता है। 8 दूनी 16, 16 घंटे तक जो है उसमें इसको बॉईल किया जाता है। किसके मापन के लिए? वसा के लिए। ये मुख्यतः किसके मापन के लिए होता है? इससे भोजन में वसा का मापन होता है। वसा का मापन किया जाता है। वसा का मापन
किया जाता है। वसा का मापन किया जाता है। ठीक है साहब। अगला प्रोजीमेट प्रिंसिपल अपन लेते हैं जिसका नाम है क्रूड प्रोटीन सीपी। अगला 5 नंबर का है वो है सीपी, यानी कि इसे बोलते हैं क्रूड प्रोटीन। इसकी कौन सी विधि से मापन किया जाता है? जेल्डाल मेथड। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? जेल्डाल मेथड से इसका मापन किया जाता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो भोजन में प्रोटीन 2 प्रकार से पाई जाती है। भोजन में प्रोटीन किसमें? भोजन में जो टोटल प्रोटीन है, यानी कि टोटल प्रोटीन लिख देता हूं, कुल प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार से पाई जाती है। किसमें? रूमिनेंट्स के अंदर। 2 प्रकार कौन सा होता है? एक तो ट्रू प्रोटीन होती है, एक तो होती है ट्रू प्रोटीन। ट्रू प्रोटीन का मतलब होता है सत्य प्रोटीन, जो केवल किसकी बनी हुई है? एमिनो अम्लों की बनी होती है। एमिनो अम्लों की बनी होती है। आपको भोजन में टोटल प्रोटीन का मापन करना है तो आपको सबसे पहले ट्रू प्रोटीन का मापन करना पड़ेगा। और ट्रू प्रोटीन किसको कहते हैं? वैसी प्रोटीन जो एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। दूसरा भाग जो है वो प्रोटीन नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो दूसरे वाले भाग को बोला जाता है एनपीएन यौगिक। क्या बोला जाता है? एनपीएन यौगिक। और एनपीएन का पूरा नाम होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस। इन दोनों को आप जोड़ दोगे, आप इन दोनों को, ट्रू प्रोटीन को और आपकी जो एनपीएन यौगिक से जो भी प्रोटीन प्राप्त होती है, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, तब जाके आप में भोजन में टोटल प्रोटीन प्राप्त करोगे। ठीक है साहब, कर ले। कैसे करें? बहुत ही जी, इसको करने की जरूरत नहीं है, यह आपको करनी पड़ेगी। इसमें कर करा के आपको करना क्या है? देखिए सिद्धांत यही समझ लीजिए, सिद्धांत यही बहुत बढ़िया समझ में आएगा। कर करा के आपको ट्रू प्रोटीन में करना क्या है कि ट्रू प्रोटीन में टोटल जो नाइट्रोजन है उसको आपको ज्ञात करना है। आपको जो भी जेल्डाल मेथड से एक ही काम करना है, जितनी ट्रू प्रोटीन है उस ट्रू प्रोटीन के अंदर आपको नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा का पता करना है। और इधर प्रतिशत मात्रा का पता रहता है। यूरिया रही तो 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इधर भी आपको नाइट्रोजन का पता रहता है। फिर दोनों के नाइट्रोजन परसेंटेज को जोड़ दो, दोनों के नाइट्रोजन परसेंट को जोड़ दो और यह सूत्र काम में लेकर टोटल प्रोटीन निकालो। टोटल प्रोटीन निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों नाइट्रोजन जोड़ने के बाद में आपके पास जो भी नाइट्रोजन परसेंटेज आया उसको एक गुणांक से गुणा कर देना है 6.25 से, और उसको गुणा करते ही भोजन में टोटल प्रोटीन परसेंटेज आ जाएगी। तो अब आपको बहुत आसान लगा होगा, इतने दिन तक हो सकता है आपको पता नहीं होगा। ठीक है साहब, टोटल प्रोटीन निकालने के लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रू प्रोटीन का एस्टिमेशन करिए। एस्टिमेशन करना है क्या? उसमें नाइट्रोजन निकालनी है। एनपीएन कंपाउंड की नाइट्रोजन है, दोनों को जोड़ दो, एक गुणांक से गुणा कर लो, जो वैल्यू आए वही टोटल प्रोटीन है। बहुत इजी सी चीज है, याद हो गई? ठीक है। अब आज का अपना लास्ट जो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल है वो 6 नंबर का है, राख। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि राख का मापन कौन से उपकरण से किया जाता है? तो आपको सबको पता है, एक भट्टी होती है जिसे मफल
फर्नेंस कहा जाता है, सबको पता होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इस भट्टी का तापमान भाई साहब कितना होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई साहब। कितना होता है, 600 घंटे। और कितने समय तक आप भूफीड सैंपल को रखोगे, तो भाई साहब 2 घंटे ही रखना है। कितने घंटे रखना है, 2 घंटे रखना है। अब राख से मापन कैसे करोगे, ये चीजें याद करो। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, आपको जलाना है, जल गया वो कार्बनिक पदार्थ निकल गया, जो राख बच गई उसमें अकार्बनिक पदार्थ होगा, और अकार्बनिक पदार्थ को फिर आपको अमल के साथ घोलना है। जो अमल में घुल जाए उसको खनिज लवण मापन में काम में लेते हैं, जो नहीं घुले वो मिट्टी है। तो इससे आप राख से किसका मापन करते हो, अकार्बनिक पदार्थ। मापन किसका किया जाता है, इससे अकार्बनिक पदार्थ, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, खनिज लवण का मापन किया जाता है। क्या करना है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। मैंने पहली स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जो भी राख आई उसको एसिड के साथ घोलो। तो एक तो भाग हो जाएगा एसिड सोल्यूबल, याद करो स्टार्टिंग में बता दिया था। और एसिड सोल्यूबल जो भाग है उसमें तो किसका मापन करना है, खनिज लवण का मापन अपन कर लेते हैं। और जो एसिड इनसोल्यूबल भाग जो है उसमें क्या पड़ी रहती है, मिट्टी यानी कि सिलिकॉन पड़ी रहती है, जिससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से मापन मैं आपको बता चुका हूं। इतना फास्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। चलो विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो कि सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं सर फेंक तो नहीं रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, बताया कि नहीं बताया। अपने पास सबूत दिखा देंगे आपको। सबूत, ये आया सबूत, ये आया सबूत, चलो ये रहा सबूत, ये रहा। इस तरह से करते हैं, बार बार नहीं लिखना आपको, कि जो भी इनऑर्गेनिक मैटर आया है उसको क्या करना है, जितनी भी राख आपकी आई है, जितनी ये क्या है, राख है, राख को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बॉईल करना है। घुल गया वो खनिज लवण, नहीं घुला वो सिलिकॉन है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा दिया इसलिए मैंने वो फास्ट आपको बताया। ठीक है साहब, तो ये अपने सारे के सारे पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल हो गए। अब आप में इस क्लास को लेने के बाद में मुझे पूरा भरोसा है कि पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल शब्दावली आते ही आप कभी नहीं घबराओगे। अरे बोलोगे कुछ नहीं, पानी, क्रूड फाइबर, ये अपनी वाली चीजें हैं। इससे पहले हो सकता था आप पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल का नाम सुनते ही भागते होंगे। आज से आपको भागने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।